नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई पेपर्स में। दोस्तों, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना ने वैकेंसीज निकाली है जिसमें आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। जो सबसे आपको पहला बेनिफिट मिलेगा, आपको एनएसी सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा। इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें आपको अप्रेंटिस प्लस आईटीआई दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बेनिफिट इसका ये हो गया। दूसरा जो मेन बेनिफिट है इसका, आपको 20% लेवल 1 और ग्रुप सी में कोटा मिलेगा और एग्जामिनेशन के टाइम आपका 1/3 मार्क्स इस अप्रेंटिस के जुड़ेंगे और 2/3 मार्क्स आपके सीबीटी के। तो अगर आप सीबीटी में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके हाईली चांस है कि आप गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड फोर्थ है, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में भी आपको छूट या राहत मिलेगी। अब चलिए हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। इस वैकेंसी का टाइम स्लॉट है आपका 10 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 30 डेज है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और जो नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों, वो 1832 है। 1832 टोटल वैकेंसीज है। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपके दोनों एग्रीगेट काउंट होंगे, यानी कि आईटीआई प्लस 10, और दोनों का एग्रीगेट सेम होगा। 50-50% दोनों के मार्क्स को काउंट करा जाएगा। और आपके जो परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम, वो आप 50% एटलीस्ट दोनों में आपका स्कोर होना चाहिए। 50% से अगर आपका स्कोर नीचे है तो उस केस में भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और सेकंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें दोस्तों ये है कि अगर आप आईटीआई पास आउट नहीं है, यानी कि आपके आईटीआई में बैक आ रखी है, तो उस केस में भी आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है दोस्तों कि आपको सारे सब्जेक्टों के मार्क्स को काउंट करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि आप अपने केवल टॉप 3 मार्क्स को काउंट कर रहे हैं या टॉप 4 मार्क्स को काउंट कर रहे हैं। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 10th में, आईटीआई में, सारे ही सब्जेक्टों के मार्क्स को काउंट करा जाएगा। जब कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा, यानी कि वेरिफिकेशन होगा। तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। अब हम देख लेते हैं कि दोस्तों कि कितने डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। दानापुर डिवीजन में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 675 है। धनबाद डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 156 है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में 518 518 वैकेंसीज है। सोनपुर डिवीजन में 47 वैकेंसीज है। समस्तीपुर डिवीजन में 81 वैकेंसीज है। प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 135 वैकेंसीज हैं टोटल। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में 110 और मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में 110 वैकेंसीज है। उसमें भी इसका ब्रेकअप कर रखा है आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में। तो एक बार प्लीज इसको चेकआउट कर लेना नोटिफिकेशन को, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि रिजर्वेशन किस किस तरीके से इसमें दिया गया है। देखिए, अगर आप फिजिकली डिसेबल पर्सन है तो उस केस में आपको 4% रिजर्वेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 3% है। एक्स सर्विसमैन में इंक्लूड होंगे उनके चिल्ड्रन, और सशस्त्र सेना बल के भी चिल्ड्रन को इंक्लूड करा गया है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% का कोटा यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आपकी सालाना आय कितनी होगी वो हम आगे चल के जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें दोस्तों कि इन केस अगर शेड्यूल कास्ट की वैकेंसीज फिल नहीं हो पाती है तो उसको फिल करा जाएगा एसटी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसीज के साथ। इनके शेड्यूल कास्ट में 100 वैकेंसीज हैं और केवल 90 कैंडिडेट अपेयर हुए हैं, तो शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसी से इसको भर दिया जाएगा। इसके विपरीत सेम चीज करी जाएगी। इनके शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसीज खाली रहती हैं तो शेड्यूल कास्ट वाले उस वैकेंसीज को फिल करेंगे। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब एक और केस हो सकता है इसमें, इन केस दोनों ही अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को मिला के वैकेंसीज फिल नहीं हो रही है तो वो वैकेंसीज नॉर्मली आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट के थ्रू भर दी जाएगी या ओबीसी के थ्रू फिलअप कर दी जाएगी। एज क्राइटेरिया आपका है कि 15 ईयर आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 24 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी 1 जनवरी 2023 तक 24 ईयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए। एज लिमिट में आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का। इन केस आप फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो अनरिजर्व कैंडिडेट यानी जनरल कैटेगरीज के लिए 10 ईयर का, ओबीसी के लिए 13 ईयर का एंड एससी एसटी के लिए 15 ईयर का रिजर्वेशन एज में मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट इस रिजर्वेशन को पाना चाहता है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो अप्रूव सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के टाइम। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, उस केस में अगर आपकी सालाना आय 8 लाख से कम है तो आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं। जो सालाना आय इन्होंने काउंट करी है वो आपकी सैलरी बेस्ड हो सकती है, एग्रीकल्चर बेस्ड हो सकती है, बिजनेस बेस्ड हो सकती है, प्रोफेशन बेस्ड हो सकती है। और इसमें ये भी काउंट होगा कि इनकेस अगर आपके फादर और मदर दोनों ही अर्न कर रहे हैं तो दोनों की ही सालाना आय को आपको काउंट करना होगा। कौन कौन सी अथॉरिटी ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी एक बार ये भी जान लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोवाइड कर सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, क्लास स्टाफ एंट्री मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट,
ये सारे जितने भी अथॉरिटी हैं ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर से सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो एटलीस्ट वो तहसीलदार उसका होना अनिवार्य है, तभी वो सर्टिफिकेट वैलिड बना जाए। अगर आप एक्स सर्विसमैन में रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उस केस में दिखाना होगा। देखिए एक्स सर्विसमैन में भी कुछ अलग अलग तरीके से प्राथमिकता दी गई है, एक बार से भी देख लेते हैं। अगर किसी एक्स सर्विसमैन की मृत्यु या वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उस केस में उनके बच्चों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और यही सेम प्रायोरिटी आपके अगर किसी डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन यानी कि वो चोटिल है या कोई फिजिकली उनको प्रॉब्लम है तो उस केस में भी सेम आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो दूसरी प्राथमिकता मिलेगी वो एक्स सर्विसमैन के चिल्ड्रंस को मिलेगी, उसके बाद सर्विंग जवान्स को मिलेगी, लास्ट में सर्विंग ऑफिसर, और जो सबसे आखिरी प्राथमिकता मिलेगी वो एक्स सर्विसमैन को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि आपका 10th पास होना जरूरी है और पासिंग मार्क्स आपके एटलीस्ट 50% होने चाहिए। सेम आपके पास ITI की डिग्री होना जरूरी है, और ITI में आप NCVT प्लस SCVT दोनों ही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है। इसमें दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा जो चीज मेरे से मिस हो गई थी। अगर आपके मार्क्स सेम है तो फिर सिलेक्शन प्रोसीजर में जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है तो उस केस में जिसने 10th पहले करी होगी, जिसने 10th पास आउट पहले करी होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब उसके बाद भी अगर आपके 10th भी सेम ईयर में कंप्लीट हुई है तो उसके बाद का इन्होंने प्रोसीजर तो यहाँ पे नहीं लिखा है दोस्तों, तो इतना ही प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। पेमेंट की बात करें 100 रुपए की पेमेंट आपको लगने वाली है इसमें, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में, और बाकी जितना भी इसका प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो किस तरह से हमें फॉर्म भरना है वो नोटिफिकेशन में गिवन है और उसको हम उस फॉर्म फिलअप करते समय कवर अप कर लेंगे। NCVT SCVT दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लास्ट डेट इसकी 9 दिसंबर है दोस्तों 5 बजे तक। ठीक है, स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, और ये कितना मिलेगा आपको स्टाइपेंड इस चीज का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से इसमें कोई भी कमेंट नहीं करने वाला हूँ कि या आपको कोई फेक होप नहीं देने वाला हूँ कि आपको कितना मिलने वाला है। बाकी आपको रहने खाने का खुद से ही करना पड़ेगा। इसमें साफ लिखा है कि कोई हॉस्टल और अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा जो आप किसी भी सेंट्रल या सरकारी अस्पताल से बनवा सकते हैं, और एक आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रेलवे द्वारा कराया जाएगा जिसकी फीस 24 रुपीज है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने आज डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।